जब अचानक आपको थकान, चिड़चिड़ापन और कंफ्यूजन महसूस होने लगे, वो भी बिना किसी ठोस कारण के, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि एक छोटी सी ग्लैंड जो गर्दन के निचले हिस्से में होती है, वो आपकी इन बड़ी-बड़ी समस्याओं का कारण है? और उस ग्लैंड का नाम है थायराइड ग्लैंड। जिस तरह एक मोबाइल, घड़ी या टॉर्च की बैटरी खराब हो जाए तो ये चीज़ें सही तरीके से काम करना बंद कर देती हैं। वैसे ही थायराइड हमारे शरीर की बैटरी की तरह है। जब ये लो होती है तो हर काम मुश्किल हो जाता है। उठना, सोचना, बैठना, यहाँ तक कि मुस्कुराना भी। इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल होते हैं थायराइड ग्लैंड से सीक्रेट होने वाले हॉर्मोन्स T3 और T4, जो ये डिसाइड करते हैं कि हमारी बॉडी फास्ट या स्लो किस तरह से काम करेगी। T4 मतलब होता है थायरोक्सिन और T3 मतलब होता है ट्राई आयोडोथायरोनिन। T4 लेस एक्टिव होता है और बॉडी में जब ये T3 में कन्वर्ट हो जाता है तब अपने एक्टिव फॉर्म में आता है। इसके अलावा पिट्यूटरी ग्लैंड से सीक्रेट होने वाला एक और हार्मोन होता है TSH, मतलब थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये भी क्या करता है, थायराइड ग्लैंड के थ्रू T3 और T4 हार्मोन के प्रोडक्शन को रेगुलेट करता है। अब हमें देखना है कि थायराइड डिसीज कितने टाइप्स की होती हैं। थायराइड डिसीज मेनली दो टाइप की होती हैं, पहला हाइपरथायरॉयडिज्म और दूसरा हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपरथायरॉयडिज्म में जो हाइपर वर्ड आया है उसका मतलब ही होता है ज़्यादा। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो थायराइड ग्लैंड से सीक्रेट होने वाले हार्मोन है T3 और T4, उनका सीक्रेशन ज़्यादा बढ़ जाता है, जिस कारण से बॉडी प्रोसेस जो भी होती हैं वो फास्ट हो जाती हैं। और दूसरी डिसीज होती है हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपो नाम से ही पता चल रहा है कम, मतलब यहाँ पर थायराइड ग्लैंड से जो भी T3 और T4 हार्मोन सीक्रेट होते हैं उनका सीक्रेशन कम हो जाता है, इसलिए बॉडी की जो भी प्रोसेसेस हैं वो स्लो डाउन हो जाती हैं। अब किस तरह से बॉडी प्रोसेस के स्लो या फास्ट होने से हमारी बॉडी अफेक्टेड होती है, इसको हम डिटेल में देखेंगे। अब हम देखेंगे कि अलग अलग ऑर्गन और अलग अलग बॉडी कंडीशन पर हाइपरथायरॉयडिज्म और हाइपोथायरॉयडिज्म का क्या इफेक्ट पड़ता है। सबसे पहले बॉडी वेट। हाइपरथायरॉयड के केस में बॉडी वेट का लॉस होता है। उसका कारण है कि हमारी मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाती है, मतलब हम खाना जल्दी पचाते हैं, जिससे जो कैलोरीज हैं वो जल्दी बर्न होती है और वेट लॉस होता है। जबकि हाइपोथायरॉयड के केस में बॉडी वेट बढ़ जाता है। उसका कारण है कि मेटाबॉलिक रेट स्लो हो जाती है, जिससे जो भी एनर्जी है वो फैट के रूप में बॉडी में डिपॉजिट हो जाती है। इसके बाद में है हार्ट। हाइपरथायरॉयड के केस में हार्ट बीट इंक्रीज हो जाती है। इसका कारण है कि जो T3 और T4 का बढ़ा हुआ कॉन्सेंट्रेशन है वो हार्ट को ज़्यादा ब्लड पंप करने के लिए फोर्स डालता है। और इसके अपोजिट हाइपोथायरॉयड के केस में जब T3 और T4 हार्मोन्स का सिक्रेशन डिक्रीज हो जाता है, हार्ट बीट कम हो जाती है क्योंकि हार्ट का स्टिमुलेशन कम हो जाता है। नेक्स्ट ऑर्गन है ब्रेन। हाइपरथायरॉयड के केस में ब्रेन बहुत ज़्यादा स्टिमुलेट हो जाता है और ज़्यादा स्टिमुलेट होने के कारण ज़्यादा एंजाइटी मतलब चिंता, इरिटेबिलिटी मतलब चिड़चिड़ापन, रेस्टलेसनेस मतलब बेचैनी, ये सारी चीज़ें होने लगती हैं। हाइपोथायरॉयडिज्म के केस में हमारी बॉडी की सारी प्रोसेसेस स्लो हो जाती हैं। सेम चीज़ ब्रेन के साथ भी होती है। ब्रेन की एक्टिविटी भी कम हो जाती है, ब्रेन की जो एनर्जी है वो कम हो जाती है, जिससे हमें किसी भी चीज़ पर फोकस करने में या कंसंट्रेट होने में प्रॉब्लम होती है। ब्रेन फॉगी हो जाता है। फॉगी से मतलब है जैसे आसमान में बादल आने पर कोई भी चीज़ क्लियर नहीं दिखाई देती है, वैसे ही हमारे ब्रेन को कुछ भी क्लियर समझ में नहीं आता है। हर चीज़ में कन्फ्यूजन होता है, कोई भी डिसीजन लेने में भी क्लैरिटी नहीं होती है। हाइपरथायरॉयड के केस में मेटाबॉलिज्म प्रोसेस बहुत फास्ट हो जाती है, जिसके कारण हीट जनरेशन ज़्यादा होता है, जिससे जो भी पर्सन है उसका बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाता है और एक ओवरवर्क मशीन की तरह वो पर्सन हो जाता है, मतलब ऐसी मशीन जिससे बहुत ज़्यादा काम दिया गया हो। हाइपोथायरॉयड के केस में इससे अपोजिट कंडीशन होती है। मेटाबॉलिज्म प्रोसेस स्लो हो जाती है, जिससे हीट जनरेशन कम होता है, तो पर्सन का बॉडी टेम्परेचर कम हो जाता है और उसको सर्दी लगने लगती है, शिवरिंग टाइप की फीलिंग होती है। अब हमें देखना है गट, मतलब इंटेस्टाइन। तो हाइपरथायरॉयड के केस में हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम भी बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाता है, जिसके कारण गट की मोटिलिटी बढ़ जाती है, मतलब गट का मूवमेंट बढ़ जाता है। इसलिए इसमें जो भी फूड है वो तेज़ी से आगे की तरफ बढ़ता है, इसलिए बार बार लूज मोशन होना या डायरिया होना, इन सब चीज़ों के चांस बढ़ जाते हैं।
इसके अलावा एक और रीज़न है कि हाइपरथायरॉयड के केस में जो स्टमक है उसमें से डाइजेस्टिव एंजाइम सीक्रेट होते हैं, उनका सीक्रेशन भी बढ़ जाता है, जिससे फूड जल्दी डाइजेस्ट होता है और जल्दी बॉडी से बाहर निकलता है। इसके अपोजिट होता है हाइपोथायरॉयड के केस में। यहाँ पर जो हमारा गट है वो स्लगिश हो जाता है, मतलब सुस्त हो जाता है, ज़्यादा एक्टिव नहीं रहता है, जिसके कारण गट मूवमेंट कम हो जाता है, फूड इजीली बॉडी से बाहर नहीं निकल पाता है। हाइपरथायरॉयडिज्म के केस में मसल्स में दो चेंजेस देखे जा सकते हैं। एक तो शेकी हैंड होना, मतलब हाथों का कांपना, और दूसरा मसल्स में जो प्रोटीन है उसके ब्रेकडाउन से एनर्जी बनना और मसल्स का वीक होना। इनके पीछे रीज़न ये है कि हाइपरथायरॉयडिज्म के केस में जो हमारी नर्व्स हैं वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती हैं। इसीलिए किसी भी एक्सट्रीम कंडीशन में, चाहे वो ओवर एक्साइटमेंट वाली बात हो या स्ट्रेस वाली बात हो, उस कंडीशन में हमारे हाथ कांपने लगते हैं। और दूसरी चीज़ क्या है, चूँकि हाइपरथायरॉयडिज्म के केस में हमारी बॉडी ओवर वर्किंग कंडीशन में होती है, बहुत ज़्यादा एक्टिव होती है, इसलिए एनर्जी रिक्वायरमेंट बढ़ जाता है। तो एनर्जी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए जो मसल्स हैं, उनमें प्रोटीन ब्रेकडाउन होने लगता है, जिससे एनर्जी तो मिल जाती है लेकिन मसल्स वीक होने लगती हैं। हाइपोथायरॉयडिज्म के केस में जो मसल्स हैं, उनको कम एनर्जी मिल पाती है, क्योंकि मेटाबॉलिक रेट है जो वो डिक्रीज़ हो जाती है, जिसके कारण एनर्जी प्रोडक्शन कम हो पाता है। इसलिए मसल्स में फटीग आ जाती है, मतलब थकावट आ जाती है, क्रैम्प के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्रैम्प से मतलब है कि अचानक मसल्स का कॉन्ट्रैक्ट होना और एकदम इंटेंस, एकदम तेज पेन फील होना। इसके अलावा हाइपोथायरॉयडिज्म के केस में जो मसल्स हैं वो वेस्ट प्रोडक्ट्स जैसे कि लैक्टिक एसिड भी प्रोड्यूस करती हैं, जिसके कारण मसल पेन और क्रैम्प के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट कंडीशन है स्लीप। तो हाइपरथायरॉयडिज्म के केस में चूँकि हमारी पूरी बॉडी ज़्यादा एक्टिव रहती है, सारी प्रोसेसेस फास्ट होती हैं, इसलिए जो नींद है, नींद भी कम हो जाती है, क्योंकि हाइपरथायरॉयडिज्म के पेशेंट हमेशा अलर्ट मोड में रहते हैं। इसके अपोजिट हाइपोथायरॉयडिज्म के केस में चूँकि बॉडी प्रोसेसेस स्लो हो जाती है, जो भी पर्सन है वो सुस्त रहने लगता है, इसलिए उसको नींद ज़्यादा आती है। हाइपरथायरॉयडिज्म में हम जानते हैं कि बॉडी की सारी प्रोसेस फास्ट हो जाती हैं। वैसे ही एक सेबेसियस ग्लैंड होती है जिसमें से सीबम सीक्रेट होता है। सीबम मतलब ऑयल, उसकी एक्टिविटी भी बढ़ जाती है, जिससे सीबम अच्छी मात्रा में सीक्रेट होता है और जिसके कारण जो हमारे हेयर हैं वो सॉफ्ट और स्मूथ रहते हैं, ड्राई नहीं होते हैं। हाइपोथायरॉयडिज्म में नेचुरली इसकी अपोजिट कंडीशन होगी। सेबेसियस ग्लैंड की एक्टिविटी कम हो जाएगी, सीबम कम सीक्रेट होगा, मतलब ऑयल की मात्रा कम हो जाएगी हमारे सिर पर, तो जिससे हेयर ड्राई हो जाएंगे और स्मूथ ना होके रफ रहेंगे। दूसरी चीज़, अगर हम ग्रोथ साइकिल की बात करें, तो ग्रोथ साइकिल भी हाइपरथायरॉयडिज्म के केस में फास्ट होता है, इसलिए हेयर ग्रोथ फास्ट होती है, और हाइपोथायरॉयडिज्म के केस में हेयर ग्रोथ स्लो होती है। इसके बाद में देखना है स्किन परफेक्ट। स्किन पर भी सेम वही बात है। हाइपरथायरॉयडिज्म के केस में सेबेसियस ग्लैंड चूँकि ज़्यादा एक्टिव होती है, उस सीबम ज़्यादा सीक्रेट होता है, इसलिए स्किन एकदम स्मूथ और ऑयली टाइप की होती है। जबकि हाइपोथायरॉयडिज्म के केस में चूँकि सेबेसियस ग्लैंड की एक्टिविटी कम हो जाती है, सीबम कम सीक्रेट होता है, इसलिए स्किन ड्राई रहेगी, रफ रहेगी, कई बार स्किन पे स्केली पैचेस टाइप के हो जाते हैं। अगर हम मेंस्ट्रुअल साइकिल पर हाइपरथायरॉयडिज्म का इफेक्ट देखें या हाइपोथायरॉयडिज्म, तो दोनों ही केस में क्या होता है कि हमारा जो हार्मोनल बैलेंस है वो बिगड़ जाता है। इसलिए पीरियड्स पर दोनों कंडीशन में गलत इफेक्ट पड़ता है, लेकिन अलग अलग तरीके से। हाइपरथायरॉयडिज्म के केस में क्या होता है कि जो पीरियड्स हैं बहुत लाइट होते हैं, मतलब ज़्यादा ब्लीडिंग नहीं होगी, कम दिन तक रहेंगी। हो सकता है कि जल्दी जल्दी पीरियड्स आएँ लेकिन ब्लीडिंग कम होगी। और अगर हम हाइपोथायरॉयडिज्म की बात करें, तो उस केस में जनरली हैवी ब्लीडिंग होती है, मतलब ब्लड ज़्यादा निकलेगा, पीरियड्स ज़्यादा दिन तक चलेंगे। अगर बात फर्टिलिटी या चाइल्ड बर्थ की करें, तो दोनों ही केसेस में हाइपर और हाइपोथायरॉयडिज्म में चाइल्ड बर्थ के जो चांसेस हैं वो कम हो जाते हैं। इसी के साथ थायराइड से रिलेटेड मेरी वीडियो सीरीज़ का ये पार्ट यहीं कंप्लीट होता है। नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे थायराइड का डायग्नोसिस कैसे करते हैं। क्या आपने कभी थकान, चिड़चिड़ाहट या
ऐसे कोई सिम्टम्स जो मैंने अभी इस वीडियो में हाइपो या हाइपरथायरॉयडिज्म के बारे में बताए हैं, फ़ील किए हैं? या कभी आपने थायरॉइड का कोई टेस्ट करवाया है? कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइए।